नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनएमएसएस एग्ज़ाम के लिए कुछ साइंस और मैथ के सम, जो कि आप सभी को पता है कि जो एनएमएसएस का जो एग्ज़ाम होता है वो 180 मार्क्स का होता है, जिसमें 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 90 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 90 क्वेश्चन में मैथ, साइंस और एसएस के पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज हम कुछ साइंस के और कुछ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और आप इस वीडियो को इतना प्यार देते हैं तो हर रोज़ इस तरह की सीरीज आपके लिए आ जाया करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन साइंस के। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो देखिए, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब रिफ्लेक्टेड रे आती है, जब रे आती है और वो रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, तो यहाँ पर दो तरह के एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ये रे आई और ये रे एक मिरर से टकराई, तो जो रे आई तब जो एंगल बना उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब मिरर से टकराने के बाद जब रे वापस जाती है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और हम सब यह भी जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। और इसमें कहा दिया गया है हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है, 50 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। यानी कि दोनों के दोनों एंगल बराबर होंगे, ये भी 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री। तो पूरा ये एंगल हमसे पूछा गया है, तो पूरा कितना डिग्री हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज, कहता है कि आइस के ऊपर यानी कि बर्फ़ के ऊपर चलना मुश्किल क्यों होता है। देखिए, हम बर्फ़ के ऊपर चल नहीं पाते, क्यों नहीं चल पाते हैं। पहला ऑप्शन प्रेशर इज आई, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर इज लो, प्रेशर कम होता है। फ्रिक्शन इज आई, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, घर्षण ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन इज लो यानी कि घर्षण कम होता है। तो देखो, जब बर्फ़ के ऊपर हम चलते हैं तो बर्फ़ के ऊपर फिसल जाते हैं, किसकी कमी से, फ्रिक्शन की कमी से, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट होगा, फ्रिक्शन इज लो। थर्ड क्वेश्चन, हेयर आर द नेम ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स, लुक एट द ऑप्शन एंड स्टेट विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। देखिए, कहता है कि यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज के नाम दिए गए हैं और उनके टाइप दिए गए हैं, तो ऑप्शन को देख करके आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो सही नहीं है। कोयल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कभी भी प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर समाप्त नहीं होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है बार बार आते रहते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होंगे जो धरती के ऊपर जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको प्रयोग करेंगे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि दोबारा उनको नहीं बनाया जा सकता। तो उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कोयल कोयले का जितना ज़्यादा आप प्रयोग करोगे ख़त्म हो जाएगा, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम, पेट्रोल को जितना ज़्यादा आप खर्च करोगे ख़त्म हो जाएगा, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, बिल्कुल सही है। वाटर, वाटर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं मेरे भाई, वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो ऑप्शन नंबर यही आपका सही है, क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो गलत दे रखा है। वाटर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं, वाटर कैसा होगा, रिन्यूएबल रिसोर्स होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्स है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो गलत दिया है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर कॉल्ड, यानी कि वो एनिमल जो
सीधे एक बच्चे को जन्म देता है उसको हम क्या बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, उसको बीबी पर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल मेथड इज यूज फॉर प्योरीफाइंग ऑफ वाटर। सॉरी कहता है कि वाटर को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में किस केमिकल मेथड का हम यूज करते हैं। फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, फिल्ट्रेशन। तो पानी को शुद्ध करने के लिए हम क्लोरिनेशन केमिकल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेबल मेथड ऑफ लैंड कंजर्वेशन। कहता है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो लैंड कंजर्वेशन यानी कि भूमि को संरक्षित करने का सही मेथड नहीं है। नंबर 1, चेक्स ऑन आवर ग्रेजिंग, यानी कि जो अतिचारण की जो भूमि है उसके ऊपर अगर रोक लगा दिया जाए, यानी कि ज़्यादातर चराई को कम कर दिया जाए, तो ये तो ऑप्शन सही है। डिफोरेस्टेशन, वन उन्मूलन, क्योंकि लगातार आप पेड़ों की कटाई करते रहोगे तो लैंड कंजर्व कैसे कर पाओगे, तो डिफोरेस्टेशन इसका जो है स्टेबल मेथड है, नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, यानी कि केमिकल पेस्टिसाइड का नियमित यूज। लैंड रिक्लेमेशन, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन डिफोरेस्टेशन जो है वो स्टेबल मेथड नहीं है लैंड कंजर्वेशन का, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बर्निंग कोयल इन ए क्लोज रूम विल प्रोड्यूस। जब आप एक बंद कमरे में हो और सपोज कीजिए कि वहाँ पर आपने कोयले को जला करके रख रखा है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। आप सब जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक पॉइजनस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ तक कि बंद कमरे में अगर धुआं ही धुआं हो जाए, यानी कि निकलने के लिए जगह बिल्कुल भी ना हो, हवा बिल्कुल भी ना आए, तो वहाँ तक कि उसमें बंद कमरे में व्यक्ति जो भी सो रहा होगा उसकी मौत तक हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 8, एसिड रेन मेनली कॉन्स्टिट्यूट। एसिड रेन के अंदर मेनली कौन सी गैस पाई जाती है। एसिड रेन के अंदर आप सभी जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, अर्थात SO2 एंड NO2 जो गैस है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कंटेन क्लोरोफिल आर। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल पाई जाती है। वायरस के अंदर, फंगस के अंदर, एल्गी के अंदर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे कि क्लोरोफिल क्या होता है। जैसा कि आपने जाना था कि 7th क्लास में चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसमें पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि आप सभी जानते हैं कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, जिससे कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई देता है जो हरे रंग का होता है। तो आप कहोगे सर एल्गी, जिसको हम हिंदी में काई बोलते हैं, ये हरे रंग की होती है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस से, यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपना भोजन जो है बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन द। कहता है कि जो मानव के अंदर जो फर्टिलाइज जो एग है उसका विकास कहाँ पर होता है। ओवेरी के अंदर होता है, ओविडक्ट के अंदर होता है, टेस्टिस के अंदर होता है, यूटर्स के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यूटर्स के अंदर जो है एक फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट होता है। तो ये 10 क्वेश्चन जो है आज हमने साइंस के लिए थे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम मैथ के सोल्व करने वाले हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ 3x74 इज ए नंबर। कहता है कि ये एक संख्या है, इज डिविजिबल बाई 9, और ये संख्या 9 से पूर्णतः भाग जाती है। देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x इज, तो इस x की छोटे से छोटी वैल्यू यानी कि कम से कम वैल्यू क्या होगी, कम से कम इसका मान है क्या होगा। देखिए अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है 9 का, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि दी हुई संख्याओं के
यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाग जाता है, यानी कि 9 से डिवाइड होता है, तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी, और यही रूल 3 के लिए है। तो देखिए, जो डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको जोड़ के देखिए, 7 4 11 11 3 14, यानी कि 14 में इन 4 ऑप्शन में से हम क्या जोड़े, छोटी से छोटी वैल्यू, ताकि उसका जो सम है वो 9 से कम से डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे कि छोटी छोटी वैल्यू अगर मैं 1 ऐड करता हूँ, तो छोटे से छोटी वैल्यू जब मैं 1 ऐड करूँगा तो इसका सम तो कितना आया था, 14 आया था। 14 में 1 ऐड करेंगे 15, 15 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद चलते हैं हम 2 पे। अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 14 प्लस 2 16 होगा, 16 9 से डिवाइड नहीं होता। 3 ऐड करोगे 14 प्लस 3 17, 17 9 से डिवाइड नहीं होता। 4 ऐड करोगे तो 14 और 4 18, और 18 9 से डिवाइड होता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। यहाँ पर x की जगह पर क्या आएगा, 4 आएगा, ताकि इसका सम 18 बन जाएगा, और 18 बनने पर ये 9 से कम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इफ़ 504 कहता है, इफ़ 504 प्लस p इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ये दी गई जो संख्या है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। हुज क्यूब रूट इज p, और इसका अगर क्यूब रूट हम निकालेंगे तो वो p के बराबर आएगा। देन वैल्यू ऑफ p विल बी, तो हमसे पूछा गया है कि p की वैल्यू क्या होगी, 6 4 2 8, इनमें से p की वैल्यू क्या होगी। देखिए, कहता है कि आपको एक नंबर गिवन है 504 प्लस p, ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, और इसका क्यूब रूट क्या है, p है। क्यूब रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी नंबर की पावर 1/2, और क्यूब रूट का मतलब होता है किसी नंबर की पावर 1/3। यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसकी पावर 1/3 जो है वो किसके इक्वल दी है, p के इक्वल दी है। इतनी सी जानकारी इसमें दी गई है। अब हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, p की। देखिए, इसकी पावर कितना है, 1/3। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, ताकि इधर मैं 3 से 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 3 से 3 हो जाए कैंसिल, तो यहाँ पर पावर 1 बचे, और यहाँ पर p की पावर 3 हो जाएगी। तो देखिए, 3 से बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये बचेगा 504 प्लस p इज इक्वल टू p रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि p की वैल्यू बताइए। इस p को भी आप इस साइड ले जाइए, 504 इज इक्वल टू p रेज टू द पावर 3 माइनस में p। अब बाई ऑप्शन इसको चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, पहला ऑप्शन है 6। मान लीजिए आप कहता है कि p की वैल्यू 6 होगी। अगर मैं p की जगह पर 6 पुट करूँगा तो ये 504 के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 रेज टू द पावर 3, यानी कि 6 की क्यूब कितना होता है, 216, और 216 में से कुछ घटाओगे, 6 घटाओगे तो 504 तो नहीं आया। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 4 पुट करोगे, 4 की क्यूब 64 होता है, 64 में से 4 घटाओगे तो 60 होगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 2 भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बचा कौन सा, 4। आप पुट करके भी देख सकते हो, 8 की पावर 3, यानी कि 8 की पावर 3 यानी 8 की क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 512 होता है, और 512 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 504 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 865000 इज इक्वल टू, कहता है कि ये जो नंबर आपको दिया गया है 4 ऑप्शन में से किसके इक्वल होगा। 8th क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना सीखा होगा। कैसे करते थे हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, 865000। देखिए, सबसे पहली बात, इस गिवन जो नंबर को, इस दी हुई संख्या को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 865000 का मतलब 10 रेज टू द पावर 3। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। अब एक बात बताइए, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप कहोगे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगा तो आप कहोगे सर डेसिमल कब आएगा, डेसिमल तब आएगा जब नीचे कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि 2
डिजिट के बाद डेसिमल आया तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल कब आएगा, जब नीचे 100 होगा। और 100 अपने हमने मर्जी से लगाया है, तो 100 से अगर इसको डिवाइड किया है तो 100 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये जो डिवाइड किया था उसके नाम का तो डेसिमल आया 8.65 इंटू 10⁻³ था, 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको हम क्या लिखेंगे 10⁻²। तो 10⁻³ और 10⁻², टोटल पावर कितनी हो जाएगी 10⁵ तो ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर ऑफ, देखिए 5xy 3pqr 40xyz, ये 3 आपको संख्याएं दी गई हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, ऐसा कह सकते हैं 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन 3 एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर आपसे पूछा गया है। कॉमन फैक्टर का मतलब इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या होगी, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। देखिए एक्स वाई वेरिएबल जो है वो आपको तीनों में अलग अलग दिखाई दे रहा है, यानी कि वेरिएबल तो इसमें ऑप्शन में थर्ड है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता थर्ड ऑप्शन। तो दूसरी चीज़, पहला ऑप्शन है 5, कॉमन फैक्टर 5 को ये तो डिवाइड कर देगा, 5 यानी कि इस नंबर को तो डिवाइड कर देगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, तो 5 कॉमन फैक्टर कैसे हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, बचा कौन 1, तो 1 ही तीनों का कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जो हर किसी नंबर को डिवाइड करती है। 1 इसको भी डिवाइड करेगा, 1 इसको भी डिवाइड करेगा, 1 इसको भी डिवाइड करेगा, तो 1 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है तीनों का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि x और y जब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नहीं सर। x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नहीं। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नहीं, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जब x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ -3⁻m + 1 इज इक्वल इंटू -3⁵ इज इक्वल टू -3⁻7। देखिए एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि जब a की पावर m इंटू a⁻n तो a⁻m + n, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में, यदि दो संख्याएं के आप मल्टीप्लाई करते हो और दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यही आइडेंटिटी का यूज हमें यहाँ पर करना है। -3m + 1 है, -3 5 है, यानी बेस दोनों में क्या है -3, तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, यानी m + 1 में 5 ऐड करोगे तो m + 6, और ये किसके इक्वल है -3⁻7। यहाँ पर देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के बेस सेम है, यानी इसका बेस भी -3 और इसका बेस भी -3, तो इसका मतलब जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी सेम होंगी। तो m + 6 इज इक्वल टू 7, तो m की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 6 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो 7 - 6 क्या हो जाएगा 1, तो m की वैल्यू आपका 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 2401 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट। कहता है कि एक वर्गाकार प्लाट का जो क्षेत्रफल है वो 2401 वर्ग मीटर दिया है, तो फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, तो उस वर्गाकार प्लाट की प्रत्येक भुजा जो है वो कितने मीटर की होगी। देखिए आप सभी को पता है कि जो वर्गाकार प्लाट होगा कुछ ऐसी शेप में होगा, और वर्गाकार प्लाट है तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी। हमें नहीं पता है कि उसकी भुजा कितने मीटर की है, हमने मान लिया x की है, ये x है मीटर है, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आपको होगा साइड इंटू साइड होता है, यानी x इंटू एक्स, और x इंटू एक्स का मतलब x स्क्वायर, और ये एरिया दिया किसके इक्वल है 2401। हमें तो x निकालने से मतलब है, x पूछा गया, तो एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, x चाहिए, तो एक्स स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड क्या करोगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल x, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से 2401, पेयर बनाओगे 4 से डिवाइड होगा, 4 4 जा 16,
14 में से 6 गए 8, पूरा पेयर नीचे उतारा 0 1, 4 और 4 8, यानी कि 9, 9 से तो ये 801 आएगा। कितना आया 49। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर whose radius is 7 cm and the total surface area is 968 cm square। कहता है कि एक सिलेंडर है, उसका हाइट हमसे पूछा गया है, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और टोटल सरफेस एरिया 968 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपसे उसकी हाइट पूछी गई है, किसकी? सिलेंडर की, यानी कि बेलन की हाइट, ऊंचाई पूछी है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्थात सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है, वो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, जो कि गिवन है किसके इक्वल? 968 के इक्वल। देखिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर दिया गया 7, 7h हमें निकालना है, इज इक्वल टू 968। 7 से 7 कैंसिल, 22 जा 44, 44 इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 968 अपॉन में 44 कैंसिल कर सकते हैं 4 से, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 बचेगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, और फिर 11 से इसको कैंसिल करोगे, 11 2 जा 22, 2 बचेगा, फिर से 22 बन गया तो 11 2 जा 22, यानी कि 7 प्लस में h इज इक्वल टू 22, विच इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 7 प्लस में इधर माइनस में जाएगा तो 22 माइनस 7 15, हाइट आई आपकी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, 4 ऑप्शन दिए, इनमें ये पूछा गया है कि सिलेंड्रिकल शेप का एग्जाम्पल कौन सा है, उदाहरण कौन सा है। पाइप, पाइप जो होता है वो बिल्कुल सिलेंडर शेप का होता है, बिल्कुल होता है। गैस सिलेंडर बिल्कुल होता है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल। ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। चारों के चारों ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिलेंड्रिकल शेप है सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द फैक्टर ऑफ 49 पी स्क्वायर माइनस 36 आर। देखिए, जो गिवन है ना नंबर, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 49 पी स्क्वायर, इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7p की पावर 2, यानी 7p की पावर 2, पूरे की पावर 2, क्योंकि 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, p का स्क्वायर करोगे p स्क्वायर आएगा, माइनस 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो ये ऐसी फॉर्म आपको बनती हुई दिखाई देगी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू 7p माइनस बी की वैल्यू 6 इंटू 7p प्लस 6। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट होगा। तो ये थे आज के लिए 20 क्वेश्चन, 10 साइंस के और 10 मैथ के थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम आगे से इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।